तो मेरे भाई प्रीवियस चैप्टर में हम देख रहे थे कि वेगापंक अपने दो सीन्स के बारे में बात कर रहा था। तो इस चैप्टर में हमको वेगापंक के दो सीन्स के बारे में पता चलता है कि वो क्या है। वेगापंक का जो पहला सीन है वो ये है कि क्योंकि वेगापंक चाहता था, उसका ड्रीम था कि वो एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी को क्रिएट करना चाहता था ताकि वो शांति और समृद्धि लेके आ पाए इस पूरी दुनिया में। तो उसी के परस्यूट में वेगापंक मदर फ्लेम्स को क्रिएट कर देता है। हमको पता है कि इमू ने मदर फ्लेम्स के जरिए से पूरे लुरिशा किंगडम को ही उड़ा दिया था। तो उसने बहुत ही एक खतरनाक वेपन क्रिएट कर दिया है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। तो ये वेगापंक का पहला सीन था जो वेगापंक बोल रहा था कि उसने कमिट किया है। वेगापंक का जो दूसरा सीन है वो ये है कि वेगापंक ने वर्ल्ड सेंचुरी के ऊपर रिसर्च किया। हमको पता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट कितने सेंसिटिव रहते हैं वर्ल्ड सेंचुरी की इन्फॉर्मेशन को लेके। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था कि किस तरीके से जब बस्टर कॉल के जरिए से पूरे मरीन ने हुआरा आइलैंड को उड़ा दिया था, तब उस टाइम पे जैगुआर डिसॉल का डेथ नहीं हुआ था। हमको पता है कि कुजान ने कंप्लीटली फ्रीज कर दिया था जैगुआर डिसॉल को, पर उसका वहां पर डेथ नहीं हुआ था। वो वापस आता है और ओहारा के स्कॉलर्स ने क्योंकि अपने सब सारे किताबों को एक पानी में फेंक दिया था, इस वजह से वो किताबों को वो रिट्रीव करके लेके जाता है फिर से एल्बेफ में। हमको पता है कि हमारा भाई वेगापंक गया था एल्बेफ में, तो वो उस टाइम पे बेसिकली कई सारी चीजों को डिसाइफर कर पाया था उन बुक्स को रीड करके। तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो हम देख रहे थे इस चैप्टर में वेगापंक उसके बारे में मेंशन भी कर रहा था कि किस तरीके से वो हेल्प किया था उसको डिसाइफर करने में, क्योंकि ओहार के स्कॉलर्स ने डिसाइफर किया था, उन लोग उस लैंग्वेज को पढ़ पा रहे थे, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग थे। तो ये वेगापंक का मेरे भाई दूसरा सीन था। ठीक है, अब वेगापंक ने जो जॉय बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन रिवील किया है वो मेरे हिसाब से काफी एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वेगापंक हमको बताते हुए दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से एल्बेफ में कहानी है सन गॉड निका के बारे में। सन गॉड निका की कहानी की तरह ही जॉय बॉय भी फाइट करता था अपने इलास्टिक बॉडी के साथ, और बाद में वो पहला पायरेट था। ये भी हमको बताता है वेगापंक कि वो पहला पायरेट था। वो काफी इंटरेस्टिंग था। मुझे पता नहीं अगर ये थियरी पहले से है पूरे फैंडम में कि नहीं, बट जॉय बॉय पहला पायरेट था वो काफी सेंस करता है, क्योंकि जब गोल्डी रॉजर पहुंचा था लाफ टेल पे तब वो स्पेसिफिकली हमको बोलते हुए दिखाई दे रहा था कि ओ जॉय बॉय, काश मैं तेरे एरा में पैदा हुआ होता। हमको पता है कि जॉय बॉय के एरा में सीज बहुत ज्यादा विशियस था, गोल्डी रॉजर के भी एरा में सीज काफी उतने विशियस था, पर अभी ये जो एरा चल रहा है उसमें सीज उतने मॉन्स्टर्स नहीं है जितने मॉन्स्टर्स पास्ट में थे। तो जॉय बॉय का कहानी जो कुछ भी है वो डेफिनेटली इंसेन रहेगा मेरे भाई, क्योंकि वो पहला पायरेट है। उसका क्रू कैसा था, ठीक है, अगर वो पहला पायरेट है उसका क्रू कैसा है, वो मतलब इतना सोच के काफी इंटरेस्टिंग लगता है। मैं पर्सनली चाहता था कि वेगापंक हमको ये एंशिएंट किंगडम के बारे में एटलीस्ट नाम के बारे में तो बताए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि एंशिएंट किंगडम का नाम क्या है। जब हमको नाम पता चलेगा तो हमको पता चलेगा कि ये कहाँ से इंस्पायर्ड है, ठीक है, तो वो मैं जानना चाहता था। प्लस ये काफी इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर हमको पता है कि जॉय बॉय एंशिएंट किंगडम से बिलोंग करता है, एंशिएंट किंगडम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, वो सब सारी चीजें। पर मेरे को यहाँ पर इंटरेस्टिंग लगा कि वेगापंक ने बोला कि फेबल ऑफ एल्बेफ। हमको पता है कि सन गॉड नीका का वहां पर स्टोरी है, पर फेबल बेसिकली जो होता है, जो बेसिकली फेबल का मीनिंग है वो ये है कि फेबल बेसिकली एक स्टोरी है या स्टोरी फॉर्मेट है जहां पर मॉरल ऑफ द स्टोरी दिया जाता है एक कहानी बता के। पर ये स्पेसिफिक कहानियों में जो कैरेक्टर्स रहते हैं उनको डिपिक्ट किया जाता है एनिमल्स में। तो मुझे पता नहीं है कि जो एल्बेफ में ये फेबल्स है सन गॉड नीका के बारे में, उसमें सन गॉड नीका कौन सा एनिमल है। क्या बेसिकली सन गॉड नीका वहां पर मंकी डिपिक्ट किया गया है, लाइक क्या वो मंकी गॉड है, क्योंकि या वो काफी इंटरेस्टिंग लगेगा कौन सा एनिमल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है सन गॉड निका को, अगर हम लोग फेबल के लॉजिक को लेके चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये चैप्टर में जो मदर फ्लेम का एस्पेक्ट है वो मेरा पर्सनली फेवरेट एस्पेक्ट है। इस पूरे चैप्टर में हमको यहाँ पर मदर फ्लेम्स दिखाई दे रहा था। ऑब्वियसली वो मुझे लगता है कि अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है मदर फ्लेम्स। जो ऑब्जेक्ट है मुझे लगता है कि ये मदर फ्लेम उस ऑब्जेक्ट को काइंड ऑफ एनर्जी देता है, और बाद में मुझे लगता है कि वो एक मैसिव चीज है। एक्चुअल में वेपन एक मैसिव चीज है जो बेसिकली मदर फ्लेम्स के जरिए से पावर अप होता है, और उसी को मुझे लगता है कि इमू ने यूटिलाइज किया था लुलिशा किंगडम को उड़ाने के लिए। ठीक है, प्लस ये चैप्टर का जो टाइटल है विंग्स ऑफ इगरस, वो बेसिकली रिफर कर रहा है एक ग्रीक गॉड को। एक ग्रीक गॉड था जिसका नाम था इगरस। वो बेसिकली सन के बहुत ज्यादा करीब चला गया था, जिसके जरिए से वो जल के राख हो गया था। यहाँ पर ये काइंड ऑफ मेटाफोरिकली सपोर्ट कर रहा था वेगापंक के पॉइंट ऑफ व्यू को, जहाँ पर वो बोल रहा था कि मैं बहुत ज्यादा करीब चला गया था सन के। तो वो मेरे को काइंड ऑफ बहुत ज्यादा कूल लगा था जिस तरीके से मेटाफोरिकल टर्म्स यूज किया जा रहा था सिचुएशन को बताने के लिए। पर मेरे भाई जब मैंने पहली बार मदर फ्लेम्स को देखा, मेरे दिमाग में जो एक मेजर क्वेश्चन आया वो ये है कि क्या लूफी मदर फ्लेम्स को कंज्यूम करेगा, क्या लूफी मदर फ्लेम्स को कंज्यूम करके गियर 6 में जाएगा, मुझको पता नहीं। मैं यहाँ पर ऐसा इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि मंकी किंग ने कोशिश किया था सन को कंज्यूम करने के लिए, तो मे भी लूफी उस तरीके से कुछ चीजें करे। हमको पता है कि लूफी इंस्पायर्ड है, कहीं ना कहीं वो इंस्पायर्ड है मंकी किंग से, हनुमान से, जो कुछ भी तो उसको बोलना चाहता है। ठीक है, प्लस मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि मदर फ्लेम
फ्लेम के जो यूनिट है उस पर लिखा था S108 और बाद में ए एंड मू लिखा था। वो मेरे को और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ए और मू क्यों लिखा है, ए एंड मू क्यों लिखा है, क्या वो ईमू से कनेक्टेड है, मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर। वो पूरा चीज ही इंटरेस्टिंग था यार, मदर फ्लेम का एंगल इस पूरे चैप्टर में। ये चैप्टर में हम देख रहे थे कि फायर एल्डर्स बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे ट्रांसपॉन्डर स्नेल को ढूंढने के लिए। ट्रायंगल शेप में ट्रांसपॉन्डर स्नेल है जो पूरा ब्रॉडकास्ट कर रहा है पूरे दुनिया में ये सब सारी चीजें, और उन लोग ढूंढ ही नहीं पा रहे थे कि ये ट्रांसपॉन्डर स्नेल रखा कहाँ पर है। तो वही उन लोग कोशिश कर रहे थे फायर एल्डर्स इस चैप्टर में। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि एक आइलैंड के अपर सेक्शन में जहाँ पर नामी और ग्रुप है, उन लोग देख रहे थे कि अगर उन लोग कूदे बस्ट मार के एस्केप करने की कोशिश करेंगे एक आइलैंड के अपर सेक्शन से, डायरेक्टली उन लोग अगर पानी में जाने की कोशिश करेंगे समुद्र में, तो उन लोग वहां पर पहुंच नहीं पाएंगे। उन लोग एसेंशियली एक आइलैंड में ही गिरेंगे और उनका शिप बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एडिसन नीचे गया था प्रीवियस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि एडिसन ने जो एक आइलैंड के अपर सेक्शन का क्लाउड है उसको एक्सटेंड कर दिया है। तो अभी अगर नामे और ग्रुप 1000 सनी से कूदे बस्ट मार के एस्केप करने की कोशिश करेंगे तो उन लोग डायरेक्ट ओशन में जाके गिरेंगे। तो हमारे भाई एडिसन ने अपना प्रॉमिस निभाया है यहाँ पर। हमको ये चैप्टर में मैसिव मैकेनिकल रोबोट भी कहीं पर जाते हुए दिखाई दे रहा है। मुझको पता नहीं वो कहाँ पर जा रहा है, मतलब उसका कहीं पर जो जाने का रहता है पर वो पहुंच ही नहीं पाता है अपने डेस्टिनेशन पे। पहले भी 800 साल पहले भी वो मतलब मारीजोआ पे गया था, वो बेसिकली चढ़ के रेड लाइन पे चढ़ के मारीजोआ पे गया था। वो कुछ करना चाहता था पर वो कर नहीं पाया था। यहाँ पर भी वो मुझे लगता है कि कुछ करना चाहता है पर मुझे पता नहीं वो कर पाएगा कि नहीं। मैं पहले सोच रहा था कि वो हेल्प करेगा स्ट्राइड पायरेट्स को एस्केप करने के लिए, अभी वो मतलब क्या करेगा, उसका रोल अभी क्या है इस पूरे प्लॉट लाइन में। मे भी ऐसा हो सकता है कि जो ट्रायंगल शेप में ट्रांसपॉन्डर स्नेल है वो बेसिकली इसी रोबोट के अंदर है, वो हो सकता है। ठीक है, वो अगर होगा वो तो इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, वेगापंक जब अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहा था तब हमको पूरे दुनिया का रिएक्शन दिखाई दे रहा था। मॉक टाउन में सब सारे लोग हंस रहे थे। मॉक टाउन, उसका नाम ही मॉक करना है, तो बेसिकली उन लोग वही कर रहे थे जो उनके टाउन का नाम है। वाटर 7 में लोग सोच रहे थे कि हाँ चलो ठीक है, अगर एक आइलैंड डूबने का बात कर रहे हैं लोग तो ठीक है समझ में आता है, पर पूरा दुनिया कैसे डूब सकता है। तो वो वहां पर एक पॉइंट भी अच्छा था कि पूरी दुनिया कैसे डूब सकता है। मेरे भाई दो फ्लमिंगो को फर्क ही नहीं पड़ता है, दुनिया डूबने दे, पूरा दुनिया नष्ट होने दे, उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो बोल रहा था कि अगर दुनिया डूबता है तो हम लोग हमेशा ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर मतलब दो फ्लमिंगो हमको प्रिजन सेल में दिखाई दे रहा है। मैजेलन साइड में बैठ के बोल रहे हैं हाँ तू बोल तो सही रहा है, बोल तो सही रहा है, तू इम्पेल डाउन में अगर वेव्स ऊपर जाएगा, अगर पूरा दुनिया डूबेगा तो इम्पेल डाउन में भी प्रॉब्लम आएगा। हालांकि इम्पेल डाउन ऑलरेडी समझ्ड है ओशन के अंदर, वो बात अलग है। बट यहाँ पर जिस तरीके से दो फ्लमिंगो ने बोला कि हम लोग हमेशा ऊपर जा सकते हो, मेरे को याद दिलाया कि किस तरीके से डोंकी हो तो फैमिली ऊपर ही थे, ऊपर से हम लोग नीचे आए। बाद में हमको पता है कि हमारा भाई दो फ्लमिंगो से उतना खुश नहीं था, पर मेरा भाई दो फ्लमिंगो यहाँ पर डबल एंटांजरा पे डबल एंटांजरा मार रहा था। रेव बीफ मतलब छोड़ दे तू, दो फ्लमिंगो का पूरी दुनिया के साथ बीफ है। ठीक है, हमको यहाँ पर जैगवार डी सॉल भी इस पूरे ब्रॉडकास्ट को सुनते हुए दिखाई दे रहा था। हमको पता है कि वो जैगवार डी सॉल है क्योंकि वो हंस रहा था ढेरे शीशी 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 करके, हमको पता है कि वो उसी तरीके से हंसता है। तो इसका मतलब क्या ये है कि हम लोग एल्बेफ में जाने वाले हैं मेरे भाई। एल्बेफ का स्टॉक ऑफ द रूफ जा रहा है इस टाइम पे। ये चैप्टर के एंडिंग स्टेजेस में हमको लूफी फाइट करते हुए दिखाई दे रहा था सेंट टॉपमैन मर्क्यूरी के साथ। प्रीवियस चैप्टर में भी हम देख रहे थे कि लूफी फाइट कर रहा था सेंट टॉपमैन मर्क्यूरी के साथ, पर हम यहाँ पर ये भी देख रहे थे, वही कंटिन्यू होते हुए हम देख रहे थे जो प्रीवियस चैप्टर में चल रहा था, जहाँ पर लूफी अटैक मारने की कोशिश कर रहा था सेंट टॉपमैन मर्क्यूरी के ऊपर। पर क्योंकि सेंट टॉपमैन मर्क्यूरी इतना हार्ड है कि लूफी का हाथ ही सूज जा रहा था। लूफी मारने की कोशिश कर रहा था पर कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा है इस बंदे के ऊपर। प्लस मुझे पसंद आया किस तरीके से ऑरेंज टाउन को थोड़ा उन लोगों ने इंक्लूड किया है, जहाँ पर हमको वो मेयर दिखाई दे रहा था। प्लस लेजेंडरी कुत्ता, लेजेंडरी डॉगी शूशू भी दिखाई दे रहा था, वो भी सुन रहा है वॉइड सेंचुरी के बारे में भैंचो। तो मेरे भाई ये चैप्टर मेरे हिसाब से 8.2 आउट ऑफ 10 वाला चैप्टर है। डेफिनेटली तुम लोग किस तरीके से भी इसको रेट कर सकते हो। मेरे को थोड़ा गुस्सा आया था क्योंकि हम लोग बार बार लोगों का 10,000 लोगों का रिएक्शन देख रहे थे और वेगापंक इवेंचुअली मेरे हिसाब से काइंड ऑफ अ मीडियोकर इन्फॉर्मेशन रिवील करके जाता है जॉय बॉय के बारे में। अच्छा था, बहुत ही कूल था, बट आई वाज लाइक व्हाट द हेल मैन, जस्ट गेट टू द फकिंग पॉइंट ब्रो, डोंट गो इन सर्कल्स ब्रो। बट दिस वाज इट, सो यू कैन जस्ट बेसिकली गो फक ऑफ मैन। हाँ, डेफिनेटली लाइक कमेंट सब्सक्राइब, बाय बाय। 退屈しねえなこの世界面白くなってきた